तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सनवू उस मुरीम यूनियन के कैप्टन से कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बैंक्वेट पार्टी में आके ऐसे तमाशा क्रिएट करने की। क्या तुम हर किसी के सेक्ट में ऐसी दरवाजा तोड़ के घुसते हो और उसकी पार्टी के अंदर इंटरप्ट करते हो और प्रॉब्लम खड़ी करते हो। ये सुन के डिवीजन कैप्टन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जुबान संभाल के बोलनी चाहिए। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम किसके सामने क्या कह रहे हो। क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं थी जब मैंने कहा था कि हम मुरीम यूनियन के वॉरियर्स है। ये सुन के सनवू कहता है तो इससे क्या हुआ? क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम मुरीम यूनियन से हो तो मैं तुम्हारे सामने कुछ भी ना बोलूं, अपना मुंह बंद रख लूं, भले ही चाहे तुम मेरे क्लैन के अंदर आके कुछ भी करो। तुम्हारी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुरीम यूनियन कुछ गुंडों का अड्डा है। ये सुन के वो डिवीजन कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है आखिरकार इसके जैसे किसी छोटे क्लैन के लीडर की हिम्मत कैसे हुई मेरे मुरीम यूनियन के बारे में ऐसा कहने की। फिर वो जल्दी से अपने पास से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और सनवू से कहता है तुम कमीने, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुरीम यूनियन के बारे में ऐसा कहने की। क्या तुम मेरे मुरीम यूनियन की मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? ये सुन के सनवू कहता है कि तुम्हें ये जानने से पहले तुम्हें अपने जुबान को संभालना चाहिए। अगर तुम अपने इस गंदे मुंह से ऐसी बकवास करते रहे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम भी उन माउंट हुआ शेख के कमीनों के जैसे ही नर्क का रास्ता देखोगे। यही कहने के साथ सनवू अपनी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। ये देख के वो डिवीजन कैप्टन भी पीछे नहीं हटता है। वो भी अपनी बॉडी के अंदर से अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों के एनर्जी के अंदर क्लैश होने लगते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगते हैं और हराने लगते हैं। वहीं पे जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं उन सभी लोगों को इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि डिवीजन कैप्टन की और सनवू की एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उन दोनों की एनर्जी जैसे ही आपस में टकराई तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी का फ्लक्चुएशन होने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे यह है उन सभी लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। उनमें से कोई भी सांस नहीं ले पा रहा होता, वो लोग बहुत ही मुश्किल से खड़े होते हैं। वो लोग काफी ज्यादा दर्द में कहराते हुए उन दोनों को देख के कह रहे होते हैं कि इन दोनों की पावर देखो, इन दोनों की पावर तो हमारी सोच से भी आगे जा चुकी है और ये दोनों जो आपस में की बैटल कर रहे हैं वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक यहाँ का एटमॉस्फेयर भी पूरी तो इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और वहीं पे डिवीजन कैप्टन अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि भले उसके अंदर कितना भी इनर की क्यों ना हो और वो कितना भी इनर की क्यों ना रिलीज कर ले, लेकिन वो मेरे से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक छोटे से सेक का लीडर है। वो कभी भी मेरे से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता है, ना उसकी इनर की मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और वैसे भी पहले ही मैंने ट्रांसेंडेंट लेवल को रीच कर लिया, मैं ट्रांसेंडेंट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तो उसके साथ कोई पर्सन मुझे कभी हरा ही नहीं सकता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सन वो अपनी बॉडी के अंदर से और भी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और वो अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने लगता है, जिसे देख के वो डिवीजन कैप्टन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपनी बॉडी को देखते हुए कह रहा होता है कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी कांप रही है, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर से अभी भी मेरी इनर की रिलीज हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बॉडी इस तरह से काम कर रही है, इस तरह से रिएक्ट कर रही है, तो इसका मतलब बस एक ही हो सकता है, मेरे सामने जो पर्सन है उसकी इनर की मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी उसकी इनर की को हैंडल नहीं कर पा रही है। लेकिन अब मैं इसकी एनर्जी को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इसकी एनर्जी और भी ज्यादा पावरफुल होती जा रही है और मेरे लिए इसे सहना और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। तभी हमें उसके पीछे दिखाया जाता है उसके जितने भी साथी होते हैं वो लोग काफी ज्यादा दर्द में होते हैं और वो सभी लोग ऑलरेडी अपने घुटनों पे आ चुके होते हैं। और तभी डिवीजन कैप्टन भी सनवू के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता है और उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड गिर जाती है और वो भी अपने घुटनों पे आ जाता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा दर्द में सनवू से कहता है कि बस बस अब इसे यहीं पे रोक दो, अब मैं इसे और भी ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसे यहीं पे रोक दो। ये सुन के सनवू काफी ज्यादा बैडेस्ट तरीके से कहता है क्या तुम मुझे कोई ऑर्डर दे रहे हो? अगर तुम इसे रोकवाना चाहते हो और इस दर्द से आजाद होना चाहते हो तो मैं जैसा कहता हूँ मेरे पीछे पीछे वैसा ही कहो कि प्लीज इसे रोक दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये सुन के वो डिवीजन कैप्टन काफी ज्यादा बुरी हालत में कह रहा होता है प्लीज प्लीज इसे रोक दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये सुन के सनवू कहता है देखने से लगता है कि फाइनली अब तुम मेरी बातों को समझ गए, अगर तुम मेरी बातों को समझ गए तो यहाँ से वापस लौट जाओ, इससे पहले की बात और भी ज्यादा बिगड़ जाए। वो डिवीजन कैप्टन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हमें जो ऑर्डर दिए गए हैं मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। अगर हम यहाँ से खाली हाथ वापस जाते हैं तो इसका परिणाम हमें ही चुकाना होगा, हमें काफी कड़ी सजा दी जाएगी। ये सुन के सनवू जुगन और रीन की तरफ देखता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों क्या करना चाहते हो? ये सुनते ही वो दोनों अपने घुटनों पे आ जाते हैं और जुगन कहता है कि मैं फ्लाइंग योग स्क्वाड का वॉरियर जुगन मुरीम यूनियन के आदेशों का पालन करेगा और उनके साथ जाएगा। ये सुन के रीन भी उसके साथ ही साथ कहती है मैं भी फ्लाइंग योग स्क्वाड की वॉरियर रीन मुरीम यूनियन के आदेशों का पालन करेगी और वापस लौटेगी।
ये देख के सनवू कहता है कि क्या तुम दोनों सच में ऐसा करना चाहते हो। रीन कहती है क्लैन लीडर भले ही हम कुछ भी क्यों न कर ले, लेकिन आखिर में हम अभी भी मुरीम यूनियन से जुड़े हुए हैं और अगर हमने उनके आदेशों को नहीं माना, उनके आदेशों को डिसओबे किया तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है और मैं नहीं चाहती कि यून क्लैन मुरीम यूनियन को अपना दुश्मन बना ले। मैं यून क्लैन के लिए और भी ज्यादा मुसीबत खड़ा नहीं करना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अभी तक हमारे साथ इतना ज्यादा अच्छा बर्ताव किया और हमें इतना कुछ दिया, लेकिन अब हमारे यहाँ से जाने का समय हो गया है। यही कहकर जुर्गन और इन उन सभी के साथ वहाँ से जाने लगते हैं और वहीं पे सनवू उन लोगों को ऐसे जाते हुए बस खड़ा होकर देख रहा होता है और अपना सर खुजाते हुए कह रहा होता है, अरे यार क्या ये मुसीबत है। यही कहकर सनवू उन सभी लोगों को चिल्ला के कहता है कि सभी लोग वहीं पे रुक जाओ। अचानक से सनवू को ऐसे चिल्लाते हुए देख के वो सभी लोग वहीं पे रुक जाते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हुए पीछे देखने लगते हैं और सनवू उन लोगों के पास चलते हुए आ रहा होता है, जिसे देख के डिवीजन कैप्टन सनवू से कहता है कि आखिरकार क्या मैटर है, क्या हुआ, आखिरकार तुमने हमें रोका क्यों। ये सुन के सनवू कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ आऊंगा, तुम दोनों के एक विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है हेनन प्रोविडेंस के लुई यांग जगह का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि लुई यांग में ही मुरीम यूनियन का हेड क्वार्टर है और फिर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो अपनी चेयर पे बड़े आराम से बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पे दरवाजा खोलते हुए एक मॉन्ग और उसके साथ एक पर्सन आता है और वहीं पे वो मॉन्ग चिल्ला के कहता है कि यांग जा आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर हमें इस मॉन्ग के बारे में बताया जाता है कि ये लिविंग बुद्धा ऑफ ध्यान मास्टर ऑफ द सिक्स सेंस है और उसके साइड में खड़ा पर्सन ट्याजी डिवाइन स्वॉर्ड मास्टर जियान जी है और आखिर में हमें इस रेड कपड़े वाले बंदे के बारे में बताया जाता है कि प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड एम्परर यांग जा है। आगे यांग जा उन दोनों से कहता है कि आखिरकार यहाँ पे ऐसा क्या ओकेजन है जिसकी वजह से तुम दोनों को यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आना पड़ा। ये सुन के जियानजी कहता है कि असेंबली लीडर मैंने सुना है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के जो वॉरियर्स हैं उन्होंने जुए क्लैन और डोंग क्लैन के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया है, क्या ये बात सच है। यांगजा कहता है कि हाँ ये बात पूरी तरह से सच है। आज वो दोनों पापी यहाँ पे आएंगे जिसके बाद तुरंत उन लोगों का ट्रायल चालू हो जाएगा, मुकदमा चालू हो जाएगा। ये सुन के वो मोंग कहता है कि अमिताभ तुमने इतना बड़ा डिसीजन बिना किसी डिस्कशन के कैसे ले लिया, वो भी खुद से। ये सुन के यांगजा कहता है कि आप अपने शब्दों को लेकर सच में काफी ज्यादा हार्श है। ये सुन के जियानजी कहता है आखिरकार उन्होंने क्या गलत कहा, तुमने इतना बड़ा डिसीजन खुद से ले लिया बिना किसी एल्डर के ओपिनियन जाने, बिना किसी एल्डर के सलाह लिए। पूरे मुरीम यूनियन की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई ऐसा करे। यांगजा कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था क्योंकि तुम जानते हो अगर ये न्यूज लीक हो जाती और सभी को इसके बारे में पता चल जाता तो तुम्हें क्या लगता है उनके जो फैक्शन है, ये सेक्ट है, वो लोग बड़ी आसानी से अपने बच्चों को हमें हैंड ओवर कर देते। यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसके बारे में कुछ भी किसी को भी नहीं बताऊंगा और खुद से इस काम को अंजाम दूंगा। जियानजी कहता है कि जुए क्लैन और डोंग क्लैन ने पहले एक फॉर्मल एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया है और अब जबकि सिचुएशन ऐसा हो गया है तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा या शांत हो जाएगा। यांगजा कहता है कि मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन तुम दोनों की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मुझे पीछे हटने को कह रहे हो। और यहीं पे आज हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मैंने न्यू सीरीज के सेकंड एपिसोड को अपलोड कर दिया है तो जिसने भी नहीं देखा है प्लीज जाके देखो। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आएगा फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।